बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, अमेरिका के शहर बोस्टन से मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और इस व्लॉग में जो ख़बरें आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, उनमें ज़्यादातर ख़बरों की जो हेडलाइंस हैं, जो टाइटल्स हैं, वो थंबनेल पे आप देखने वाले पड़ चुके हैं। इसके अलावा भी कुछ अहम हैपनिंग्स हुई हैं, डेवलपमेंट्स हुई हैं, उनकी तफ़सीलात पर भी आगे चल के आप नाज़रीन के साथ बात करेंगे। और पाकिस्तान से अमेरिका तक जो मेरा सफ़र रहा, जो एक्सपीरियंस रहा, उस पर भी आप नाज़रीन के साथ प्रोग्राम के आखिर में चिट-चैट करेंगे। तो प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले उन दोस्तों से दरख्वास्त करेंगे जिनकी तरफ से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया। आपसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें और अगर वीडियो आपको हमारी पसंद आती है तो इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें। और बस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं नाज़रीन। तो पहली खबर नाज़रीन जिससे हम अपने व्लॉग का आगाज़ करने जा रहे हैं, उसमें बात करेंगे कि जो रेशम पकड़ी गई है, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तमाम 8 जज साहबान को और जो लाहौर हाई कोर्ट के 5 जजेस को और सुप्रीम कोर्ट के 10 जजेस को जो मशकूक ख़त लिखे गए, वो ख़त लिखने वाली रेशम कौन है, रेशम कौन निकली है, उसे कैसे पकड़ा गया है। तो मामला नाज़रीन ये है कि अब तक के जितने भी जज साहबान को खतूत मसूल हुए थे, वो तमाम खतूत जो उसमें सफ़ेद पाउडर शामिल था, CTD के हवाले किया गया। अब CTD ने इस हवाले से 3 मुख्तलिफ टीमें जो है वो तश्कील दी हैं। एक लाहौर की 17 रुकनी बड़ी टीम है, दो इस्लामाबाद की टीमें हैं 8-8 रुकनी, जिनकी DSP सरबराही कर रहे हैं। अब इन टीमों ने जो यहाँ से मवाद इकट्ठा किया, उसको नाज़रीन भेजा गया था पंजाब फोरेंसिक लैब में। अब उस लैब में एक तो जो केमिकल था, उसकी एग्जामिनेशन की गई और फिर जो लेटर के ऊपर जो इबारत थी, जो मशकूक ख़त आए थे, उस इबारत का भी जायज़ा लिया गया और उसमें जो रिपोर्ट CTD को पंजाब लैब ने वापस भेजी है, उसमें यह बताया गया कि ये जो मुख्तलिफ नामों से, रेशम के नाम से या रेशमा के नाम से या गुलशाद खातून से के नाम से ये जो खतूत 18, 19 या 20 जजेस को भेजे गए हैं, 23 ग़ालिबन जजेस को भेजे गए हैं, ये लिखने वाला राइटर एक ही है। ये खतूत लिखने वाला मास्टरमाइंड एक ही है, एक ही ने लिखा है, लेकिन नाम जो है मुख्तलिफ ख़वातीन के इस्तेमाल किए गए हैं। और उसमें ज़ाहिर सी बात है कि जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए, जो लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया, वो नज़र आ रहा है कि ये जजेस को थ्रेट किया गया है। लेकिन इस रिपोर्ट में नाज़रीन पंजाब फोरेंसिक लैब ने यह भी कहा है कि क्योंकि राइटर एक है तो मास्टरमाइंड भी इसके पीछे एक है। लेकिन अब तक की तहकीकात में नाज़रीन ये बात भी सामने आई है कि जो आर्सेनिक है जो इन खतूत में डाला गया, वो भी एक ही शख्स ने ख़रीदा। ये CTD की अब तक की इन्वेस्टिगेशन है और कहाँ से ख़रीदा गया, इस हवाले से भी दावा किया जा रहा है कि काफ़ी हद तक जो तहकीकात में जो पेशरफ्त हुई है, तहकीकाती टीमें जहाँ से ख़रीदा गया वहाँ तक भी पहुँच चुकी हैं। और ये नाज़रीन मैं बड़े मोहतात अंदाज में दावे का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये पुलिस का दावा है कि जहाँ से ख़रीदा गया वहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। लेकिन सबसे अहम जो चीज़ है नाज़रीन इसमें, वो ये है, जो एक दूसरा दावा किया गया है कि जो CCTV फुटेज है, उससे बहुत बड़ा क्लू मिला है कि उसमें जो लेटर बॉक्स में डाले गए खतूत, वो मैच कर गई है वीडियो। जो उस पर फोरेंसिक लैब ने उसका एग्जामिनेशन किया, वो भी मैच कर गई है। अब क्या मैच कर गई है, दावा यह किया गया है इन्वेस्टिगेशन में ज़राए की तरफ से कि जो लेटर बॉक्स में खतूत डालने वाले जो अशख़ास हैं, उनकी शनाख्त कर ली गई है, या जो शख्स है उसकी शनाख्त कर ली गई है। और इस हवाले से नादरा से उस वीडियो का, जहाँ से वो लेटर बॉक्स में डाले गए हैं खतूत, उसका ऑडिट भी करवा लिया गया है। लेकिन इस खबर में ये वाज़ेह नहीं है कि वो जो खतूत डाले जा रहे हैं अपना पोस्ट बॉक्स में, वो वही अशख़ास हैं या शख्स है जिसने ये ख़त जो है वो जज साहबान को भेजे हैं, या बाकी आम लोग जो हैं अपने खतूत जो है उस लेटर बॉक्स में डाल रहे हैं। तो ये भी हम बड़े एहतियात के साथ बात कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है तहकीकात में कि खतूत डालने वालों की शनाख्त भी कर ली गई है। तो वो जो रेशम या रेशमा वाली बात थी, वो तो झूठ निकली है और झूठे नाम से खतूत भेजने वाली तो रेशमा पकड़ी गई है। ये कोई रेशम नहीं है, कोई रेशमा नहीं है, कोई गुलशाद खतूत नहीं है। कोई एक ही शख्स है जो जजेस को डराना या धमकाना चाह रहा था, जिसमें वो ग़ालिबन कामयाब भी हुआ है। लेकिन अब लगता है ये अब तक के जो दावे इन्वेस्टिगेशन में किए गए हैं, वो पुलिस जो है इस मामले को बेहतर अंदाज में तहकीकात करते हुए, इंक्वायरी करते हुए आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। ये दावा है पुलिस का। अगली खबर नाज़रीन, क्योंकि हमने इन जजेस के मशकूक खतूत और तहकीकात के हवाले से बात की है और CTD की बात की है, तो इस्लामाबाद में जो IG है उसकी तैनाती का भी बड़ा अहम मामला है। मुख्तसर बात करूँगा इस खबर पे।
नए आईजी की तैनाती हुई सैयद अली नासिर रिजवी साहब की, लेकिन पंजाब ने उनको रिलीव नहीं किया। लेकिन जो आईजी इस्लामाबाद थे नासिर अकबर खान साहब, उन्होंने अपना चार्ज छोड़ दिया था। अब आईजी इस्लामाबाद का ओहदा खाली पड़ा है। तो आईजी इस्लामाबाद के ओहदे खाली पड़े होने पर जो चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद हैं, उनकी तरफ से वजारत दाखिला को ख़त लिखा गया है कि इंतज़ामी तौर पर बड़ी मुश्किलात आ रही हैं, तो ऐसे किया जाए कि जो इस वक्त DIG हेड क्वार्टर हैं, जो सीनियर अफीसर हैं इस्लामाबाद पुलिस के, नाम उनका बता देता हूँ, हसन रज़ा खान, उनको आप कायम मकाम आईजी मुकर्रर कर दें ताकि इंतज़ामी तौर पर किसी किस्म के मसाइल या मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। तो एक ये भी डेवलपमेंट हुई है। तो हम जजेस के खतूत पे बात कर रहे थे, तो जजेस के खतूत के हवाले से एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर प्यूनी जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जो कि उन खतूत लिखने वालों में जज साहबान में शामिल थे, उनके खिलाफ एक नया रेफरेंस वकील है वकास मलिक, उन्होंने सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में दायर किया है। अब इस रेफरेंस में जहाँ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का इजलास बुलाने और मोहसिन नकवी साहब को ओहदे से बरतरफ करने और जब तक रेफरेंस का फैसला नहीं होता उन्हें काम से रोकने की इस्तदा तो की गई है, लेकिन इल्ज़ामात इस रेफरेंस में बड़े संगीन लगाए गए हैं, बड़े संगीन नोयत के इल्ज़ामात। यानी आप पढ़ने के बाद भी एक बार सोचते हैं कि यार क्या इल्ज़ाम लगाया गया। वैसे नाज़रीन, इससे पहले जो रेफरेंसेस आए हैं वो तो अपनी जगह पे सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में मौजूद हैं, लेकिन ये मुझे जो मैंने जितना इस रेफरेंस को पढ़ा है, मुझे तो अपनी नोयत का ये एक बोगस सा रेफरेंस लगता है। इसमें कहा गया है कि रियासत मुखालिफ एजेंडा है जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का, और इस रियासत मुखालिफ एजेंडे में मोहसिन अख्तर कियानी ने साथी जजेस को भी अपने साथ मिला लिया है। अगर ये बात बिल्कुल दुरुस्त है इनकी, वकास मलिक साहब की, तो फिर बात यह है कि फिर आप सिर्फ मोहसिन अख्तर कियानी के खिलाफ क्यों दायर कर रहे हैं, बाकी जजेस का भी नाम इसमें शामिल करें। अगर रियासत मुखालिफ एजेंडे में बाकी जजेस भी साथ मिल गए हैं तो वो भी रियासत मुखालिफ एजेंडे को चला रहे हैं, तो उनको भी शामिल करें, लेकिन उनको शामिल नहीं किया गया। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये बोगस है, इसमें उस तरह की कोई बात सॉलिड बात नज़र नहीं आती। और फिर इसमें कहा गया है कि मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने फ़ौज के ख़िलाफ़ जंग शुरू कर रखी है, मुनज़्ज़म अंदाज में मुसल्लह अफवाज के ख़िलाफ़ जो है वो मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने जो है वो जंग लॉन्च कर दी है। अब कौन सी जंग है, कैसे लंच है, अच्छा उसमें एलिमेंट क्या बताया गया है कि ये जो सारी चीज़ें की गई हैं जो मोहसिन अख्तर कियानी साहब कर रहे हैं, इसमें उन्होंने सोशल मीडिया और रियासत मुखालिफ क़ुव्वतों का जो कंधा है उसको इस्तेमाल किया। भाई इसका कोई सबूत है कि मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने खुद सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया हो या रियासत मुखालिफ क़ुव्वतों का एजेंडा इस्तेमाल किया हो, लेकिन बहरहाल ये रेफरेंस आज आया हुआ और इसमें आर्टिकल 209 के तहत जो है वो जज साहब के खिलाफ कार्रवाई, सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का इजलास और उन्हें कार्रवाई से रोकने की इस्तदा की गई है। लेकिन आप नाज़रीन जानते हैं कि किसी जज के खिलाफ शिकायत आने पे उसे काम से नहीं रोका जाता। चाहे काजी फायसा के खिलाफ रेफरेंस था, उनको काम से नहीं रोका गया, चाहे मज़ाहिर नकवी के खिलाफ रेफरेंस था, उनको भी काम से नहीं रोका गया, और अब मोहसिन नकवी साहब के खिलाफ अगर रेफरेंस आया है, मोहसिन नकवी कह रहा हूँ, मोहसिन अख्तर कियानी साहब के खिलाफ अगर रेफरेंस आया है तो उनको भी जब तक ये इल्ज़ामात साबित नहीं होते आप उन्हें काम से नहीं रोक सकते, उन्हें जुडिशल वर्क से आप नहीं रोक सकते। तो ये खबर है। अब 6 खतूत के हवाले से नाज़रीन जो मैं बात आमतौर पर सवाल उठा था, मतलब ये जजेस ने ख़त लिख दिया, 6 जजेस ने, इन्होंने कंटेम्प्ट की कार्रवाई क्यों नहीं की। कंटेम्प्ट की कार्रवाई की बात कर रहे थे कि आपके पास बड़ा अख्तियार था, तो आपने कार्रवाई क्यों नहीं की। तो इस हवाले से एक बड़ी अहम खबर है। लाहौर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं मलिक शहजाद अहमद साहब, उन्होंने ये काम करके दिखाया है। काम ऐसे किया नाज़रीन, जाहिद महमूद गुराया साहब हैं, वकील हैं, इन्होंने मिसबिहेव किया, कंटेम्प्ट की जस्टिस जाहिद महमूद गुराया साहब के साथ, उस पर कंटेम्प्ट की कार्रवाई इनिशिएट हुई और केस लगाया अपने चीफ साहब ने अपनी अदालत में, और उस पर 3.5 घंटे मुसलसल समाअत करके, हालांकि गैर मशरूत माफ़ी भी मांगी गई, लेकिन गैर मशरूत माफ़ी जो है वो जस्टिस शहजाद मलिक साहब ने रद्द कर दी। उन्होंने कहा कि नहीं, गैर मशरूत माफ़ी हम एक्सेप्ट नहीं करते। 6 माह की जाहिद महमूद गुराया साहब को सज़ा सुनाई है, 1 लाख रुपए का जुर्माना किया है, यानी कोई माफ़ी नहीं, अपने अख्तियारात का इस्तेमाल किया, और ये एक वकील के खिलाफ किया गया। तो क्या जजेस को जिनसे रब्ता किया गया, क्या वो कंटेम्प्ट का नोटिस उन्होंने दिया था? कंटेम्प्ट के लिए आपने सिफारिश नहीं करी, मेरे ख्याल से आपने खुद ही एक्शन लेके आपने कार्रवाई शुरू कर देनी है। तो ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन यहाँ पे हम लाहौर हाई कोर्ट में देख रहे हैं कि ऐसा एक्शन लिया गया है। अब नाज़रीन, जो इमरान खान साहब से और तहरीक इंसाफ से जुड़ी खबरें हैं और जो आर्मी चीफ से जुड़ी खबर है उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो नाज़रीन, जो फ़ौजी अदालतों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दी थी कि आप फैसला सादिर फरमा दें
और ईद से पहले जो लोग घर जा सकते हैं उनको घरों को भिजवा दिया जाए। तो इस फैसले के मंदरजात पे बात कर लेते हैं। 20 लोगों को घर भेजा गया है और ये डिटेल नाज़रीन मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि किसी के पास नहीं होगी। इसमें नाज़रीन एक मिनट मेरे साथ रहें। इसमें नाज़रीन जो लोग हैं नाम भी मैं आपको बताता हूँ। रावलपिंडी से 1 2 3 4 5 6 7 8 8 लोग हैं। लाहौर से 1 2 3 3 लोग हैं। गुजरावाला से 1 2 3 4 5 5 लोग हैं और दीर के 3 लोग हैं। मर्दान का एक शख्स है। अब इसमें नाज़रीन जो आर्मी चीफ़ ने किया है कि सज़ाएँ माफ़ की गई हैं, यानी इनकी सज़ाएँ पूरी नहीं हुई थी। सज़ाएँ सुनाने के बाद यानी अब मैं आपको बताता हूँ कि ये देखें कि मोहम्मद अदरीस साहब हैं, इन्होंने 10 माह और 8 दिन सज़ा काटी है, लेकिन इनको सज़ा हुई थी 1 साल की। तो बाकी जो 1 माह और 22 दिन जो बनते थे वो आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर शाह साहब ने वो सज़ा माफ़ कर दी, वो सज़ाएँ माफ़ कर दी। और फिर इसी तरीके से नाज़रीन ये जो 20 लोग हैं मैं इनके नाम आपको बताता जाता हूँ। असफत राजपूत हैं और इसके अलावा नादिर ख़ान हैं, शहरियार जुल्फ़कार हैं, लाल शाह हैं, अब्दुर्रहमान हैं, मोहम्मद फ़ैसल हैं, यासर अमीन हैं, ये रावलपिंडी से हैं। लाहौर से फ़ैसल अरसलान अरशद हैं, हसन शाकिर हैं, अब्दुल्ला अज़ीज़ हैं। गुजरावाला से मोहम्मद अनस हैं, अब्दुल जब्बार हैं, अब्दुल सत्तार हैं, मोहम्मद राशिद हैं, राशिद अली हैं। दीर से उस्मान मोहम्मद हैं, खलमत ख़ान हैं, इजाज़ुल हक हैं और मर्दान से शाहजेब हैं। ये 20 लोग हैं और इन सब को मैक्सिमम जो लोग हैं इन्होंने 10 साल किसी ने काटी है, 10 माह काटी है, किसी ने 9 माह 26 दिन काटी है, लेकिन सबको 1-1 साल की सज़ा हुई। और बाकी जो इनके दिन रहते थे यानी 2 माह की इनकी सज़ा अगर बाकी रहती थी या 3 माह की किसी रहती थी, वो ईद के मौके को देखते हुए उनकी सज़ाएँ आर्मी चीफ़ ने माफ़ की हैं और उनको रिहा कर दिया गया है। और मैंने अमेरिका आने से पहले ये खबर आपको दे के आया था कि इससे पहले ये बड़ी खबर आ सकती है, तो ये बड़ी खबर भी आज सामने आ चुकी है कि उन्हें रिहा कर दिया गया है। 20 मुल्ज़मान को 103 अफराद की फ़हरिस्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जमा हुई थी कि इन्हें गिरफ़्तार किया गया है फ़ौजी अदालतों में ट्रायल करने के लिए। इसके अलावा नाज़रीन एक और अहम फ़ैसला है। अब उसको आपने यू टर्न कहना है, उसको आपने क्या कहना है, मैं एक ख़बर स्किप करके उस पर आता हूँ। मामला नाज़रीन ये है जो मैंने थंबनेल पे भी लिखा, ये आर्मी चीफ़ का बड़ा फ़ैसला, मैंने उसकी डिटेल आपको बताई। अब इसको यू टर्न कहें या इमरान खान का सरप्राइज़ कहें, कोर कमेटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उसको तो एक तरीके से डिसफंक्शनल कर दिया गया इमरान खान साहब के फ़ैसले से, क्योंकि उसके ऊपर एक पॉलिटिकल कमेटी बना दी गई कि वो सियासी कमेटी फ़ैसला करेगी। वो सियासी कमेटी के जो फ़ैसले होंगे वो कोर कमेटी उसको मानने की पाबंद होगी, उससे इनराफ़ नहीं कर सकती। अच्छा, उसमें 14 लोगों को शामिल किया गया। उसमें जो चेयर कर रहे थे वो उमर अयूब साहब को उसकी चेयरमैनशिप दी गई और जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ हैं बैरिस्टर गौर साहब, उन्हें उमर अयूब साहब का जूनियर बना दिया गया। यानी आप देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी है, बैरिस्टर गौर साहब उसके चेयरमैन हैं, लेकिन कमेटी की सरबराही जो है वो उमर अयूब साहब को दे दी गई है और पार्टी के चेयरमैन गौहर अयूब साहब को अरकान में शामिल कर लिया गया है। ये दुनिया में शायद ऐसी कंपोजिशन किसी कमेटी की मैंने नहीं देखी कि आप चेयरमैन को नीचे करें और सेक्रेटरी जनरल के मातहत कर दें। लेकिन बहरहाल जो हुआ, ये जो कमेटी बनाई गई, अब इसमें वो जो एक नोटिफिकेशन तहरीक इंसाफ ने जारी किया था उसमें वाज़ेह तौर पे लिखा गया था कि ये बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के अहकामात के मुताबिक 14 रुकनी 14 थी या 16 थी, ये कमेटी तश्कील दी जा रही है। अब उसके बाद नाज़रीन ये हुआ है कि 5 मज़ीद नामों का इस कमेटी में इजाफा कर दिया गया है, जिसमें फ़िरदौस शमीम नकवी साहब हैं, अलीम आदल शेख साहब हैं, आज़म सवाती साहब हैं, सैयद खान काकड़ हैं, सलार खान काकड़ हैं, कासिम सूरी हैं। अब तादाद बढ़ के कितनी हो चुकी है, ये 19 तक जा पहुंची है। अब सवाल ये है कि ये जो अब 4 लोगों का 5 लोगों का अलग से नोटिफिकेशन जारी किया गया है, इस नोटिफिकेशन में नहीं लिखा गया कि ये इमरान खान साहब की हदायत पे जारी किया गया है। इसमें क्या लिखा गया नाज़रीन, मैं आपको पढ़ देता हूँ। उसमें तो बड़े वाज़ेह अंदाज में था कि इमरान खान साहब की हदायत पे, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा गया। मेरे साथ रहे नाज़रीन, मैं आपको पढ़ देता हूँ। इसमें लिखा गया है, नहीं ये वो पहले वाला है, इधर है जी, हाँ जी, विद रेफरेंस टू द नोटिफिकेशन फलां 6 अप्रैल फॉलोइंग पर्सन
appointed to the political committee are appointed to the political committee in addition to the already appointed member. इसमें इमरान खान साहब की बात लिखी गई कि उनके अहकामात के ऊपर ये 5 मज़ीद नाम शामिल किए गए हैं। अगर होता तो उनके नाम शामिल करते। इसका मतलब ये है कि ये पॉलिटिकल कमेटी का फ़ैसला है इन लोगों के नाम शामिल करने का, और इमरान खान साहब को इस हवाले से आगाह किया जाएगा। लेकिन जो भी फ़ैसला है, नज़र आ रहा है कि पार्टी में इख्तलाफात हैं, और जो हसन अयूब साहब ने ख़बर दी थी कि ये पार्टी में बहुत सारे चौधरी हैं और बहुत सारे चौधरी, क्या हसन अयूब की खबर थी, मैं वो भी आपको पढ़ देता हूँ नाज़रीन, ताकि रेफरेंस जो है वो पूरी तरीके से आ जाए। मेरे कंधों पे जिम्मेदारी न हो, जिसने दावा किया था उसका दावा हसन अयूब का दुरुस्त साबित हुआ। ये 2 रोज़ पहले उन्होंने दावा किया था, 6 अप्रैल को किया था। जब मैं वहाँ से रवाना होना था तो सुबह 5 बजे दावा किया था, अगर सियासी कमेटी अरकान की तादाद 14 की जगह 25 कर दी गई तो तहरीक इंसाफ के अंदर चौधरियों की तादाद में इजाफा हो जाएगा, और ये बात जमात के अंदर मौजूद 14 चौधरियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी, क्योंकि ये उनकी चौधराहट का सवाल है बाबा। यानी अब जो 16 चौधरी या 15 चौधरी पहले बनाए गए थे, उनमें मज़ीद 5 चौधरी जो है वो शामिल कर लिए गए हैं। तो आप खुद देख लें, अब आप खुद देख लें कि ये पार्टी में चल क्या रहा है। मेरे ख्याल से इस नोटिफिकेशन से इमरान खान साहब भी लाइलम होंगे। इसके अलावा नाज़रीन, पेशावर हाई कोर्ट से एक अहम खबर है। खबर नाज़रीन ये है कि तहरीक इंसाफ कोर कमेटी में ग़ालिबन बड़े खदशात पाए जाते हैं या खौफ पाया जाता है। मामला नाज़रीन ये है कि एक से ज़्यादा मरतबा कोर कमेटी के इजलास के जो अरकान हैं उनसे राजदारी का हलफ लिया गया। किस चीज़ का हलफ लिया गया? राजदारी का हलफ लिया गया कि कोर कमेटी के इजलास में जो बात होगी आप बाहर जाके वो बात नहीं करेंगे। एक से ज़्यादा मरतबा ये हल्फ लिया गया। सवाल नाज़रीन है कि जो हल्फ लिए गए हैं कोर कमेटी के अरकान से, अगर ये इमरान खान साहब के साथ वफ़ादार हैं, अगर ये लोग वफ़ादार हैं, तो सवाल ये पैदा होता है कि इनसे हल्फ क्यों लिया जाता है, और अगर वफ़ादार नहीं है तो फिर ये लोग कोर कमेटी में क्यों शामिल हैं। अगर आपको खदशा है कि पार्टी के अंदर होने वाली बात, पहले तो पार्टी के अंदर क्या फ़ैसले होते हैं, पार्टी के हवाले से फ़ैसले होने, ऐसी कोई बात है नहीं कि आप राजदारी का हलफ लें। लेकिन अगर ऐसी कोई बात है तो फिर पार्टी में वो लोग शामिल करें कोर कमेटी में जिन पर आपको मुकम्मल तौर पे एतमाद है। इसके अलावा पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इब्राहिम खान साहब का आज आखिरी दिन है। उनके एजाज़ में रेफरेंस भी मुनक्किद हुआ। उस रेफरेंस में उन्होंने ये दावा भी किया कि मैंने अगर किसी के साथ नाइंसाफ़ी की है तो क़यामत के दिन वो मुझे पकड़ सकता है, मैं उसको जवाबदेह हूँ। लेकिन साथ में उन्होंने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के हवाले से जो कैटेगरी है पाकिस्तान की, उसके हवाले से जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का गालिबन जो रिपोर्ट थी उसके ख़िलाफ़ जाते जाते फ़ैसला अनाउंस करके गए हैं। अब फ़ैसला क्या है? उस फैसले में पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट को मुस्तरद किया है, और साथ में कहा है कि 2023 के ये जो रिपोर्ट है इसमें हक़ाइक़ का दुरुस्त तरीके से जायज़ा नहीं लिया गया। हक़ाइक़ का जायज़ा लेके दोबारा से ये रिपोर्ट जो है वो मुरतब की जाए। अब नाज़रीन, ये जो इस तरह के फ़ैसले हैं इसका माजी में ना पाकिस्तान को पहले फ़ायदा हुआ है ना आज फ़ायदा होगा। आपके सामने रेकॉर्डिंग का केस है, इस तरह के बहुत सारे केसेस हैं कि आप आलमी इदारों के ख़िलाफ़ इस तरह के फ़ैसले देते हैं तो शर्मिंदगी रियासती सतह पे पाकिस्तान को उठाना पड़ती है। क्या ही बेहतर हो कि इंसाफ इतना तेज़ किया जाए, अपने वर्किंग आवर्स बढ़ा लिया जाए ताकि ये जो बैकलॉग है ये भी कम हो। क्योंकि मैं एक और बात आपके साथ करने जा रहा हूँ कि लोग इंसाफ के लिए मुंतज़िर हैं, इंतज़ार में हैं, कई सालों से इंतज़ार में, लेकिन उनको इंसाफ नहीं मिलता। ये पॉलिटिकल केसेस तो लग जाते हैं, प्रायोरिटी पे लग जाते हैं, लेकिन ये सिर्फ सियासी केसों की में तरजीहात क्यों हैं? आम लोगों को इंसाफ मिले तो मेरे ख्याल से इस तरह के आपको फ़ैसले देने की ज़रूरत भी बाकी नहीं रहेगी। यहाँ पर आज हमारी ख़बरों का तो इख्तिताम होता है। बाकी जो सफ़र था इस्लामाबाद से अमेरिका तक का शानदार भी था और थका देने वाला भी था। हालांकि मैं जब पाकिस्तान से इस्लामाबाद से चला अबू धाबी के लिए, उसमें भी नहीं सोया, और जो 5 साढ़े 5 घंटे का वहाँ पे स्टे था अबू धाबी में, क्योंकि अगली जो फ़्लाइट थी कनेक्टिंग बोस्टन के लिए वो 5 साढ़े 5 घंटे ताख़ीर से थी, तो वहाँ पे भी रेस्ट नहीं किया, घूमते रहे। पूरी एक दुनिया है अबू धाबी, जो एयरपोर्ट है जो मुत्तहिदा अमारात में बनाया गया है, वो पूरी एक दुनिया है। आप देख के जो हैरान रह जाते हैं कि ये क्या अजूबा इन्होंने यहाँ पे बना रखा है।
اس کے مقابلے میں اگر آپ امریکن ایئرپورٹ دیکھیں تو کوئی مقابلہ ہی نہیں، کوئی مقابلہ نہیں دور دور تک۔ اور پھر وہاں سے جو 13 گھنٹے کی فلائٹ تھی اس میں 13 گھنٹے سویا، لیکن مجھے امید تھی کہ میں تھکاوٹ محسوس نہیں کروں گا، لیکن راستے میں وہ میرے ساتھ جب میں جس سیٹ پہ میں بیٹھا تو میرے رائٹ اور لیفٹ پہ میری والدہ کی عمر کی 2 خواتین آ کے بیٹھی ہیں، ایک رائٹ پہ اور لیفٹ پہ۔ تو میں نے بڑی کوشش کی کہ میری سیٹ چینج ہو جائے، لیکن سیٹ چینج نہیں ہو سکی، تو مجھے بڑا محتاط انداز میں بیٹھنا پڑا، اس وجہ سے میری تھکاوٹ زیادہ ہوئی۔ تو کل کا سارا دن گزرا ہے ریسٹ کرتے، اور آج ابھی مارننگ کے ٹائم میں یہ ولاگ کر رہا ہوں جو کہ آپ پاکستان میں رات کے وقت دیکھ رہے ہیں۔ ایک اور ولاگ بھی تھوڑی دیر میں ریکارڈ کروں گا، وہ آپ کل دیکھیں گے، اور امید ہے کہ کل امریکہ میں یہاں پہ عید ہو جائے گی اور آپ کے وہاں 29واں روزہ ہوگا، تو یہاں پہ جو بھی ایکسپیرینس میرا ہوگا وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے، لیکن موسم بڑا اچھا ہے۔ اجازت چاہتے ہیں ناظرین، اللہ حافظ۔